नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्राइम टाइम। तो हिंदुस्तान ने आज अपना 66वां गणतंत्र दिवस धूमधाम के साथ मनाया। इस बार गणतंत्र दिवस अपनी कई बातों को लेकर खास रहा। सबसे अहम बात यह है कि इतिहास में पहली बार दुनिया के सबसे ताकतवर देश के सबसे ताकतवर व्यक्ति यानी कि बराक ओबामा ने 26 जनवरी पर मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई महत्वाकांक्षी योजनाओं की झलक भी गणतंत्र दिवस के मौके पर सभी को देखने को मिली। तो इस दौरान हिंदुस्तान ने अपना शक्ति प्रदर्शन भी किया। तो चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं प्राइम टाइम की। जी हां, देश के 66वें गणतंत्र दिवस के मौके पर राजपथ पर रंगारंग आयोजन हुआ, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। ओबामा की मौजूदगी में ऐतिहासिक राजपथ पर देश की मजबूत सैन्य क्षमता, कई क्षेत्रों में अर्जित की गई उपलब्धियां, आधुनिक सैन्य उपकरणों, विविध सांस्कृतिक और सामाजिक परंपराओं के अलावा सरकार की आत्मनिर्भरता और स्वदेशीकरण का प्रदर्शन भी किया गया। परेड के समापन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक अलग ही अंदाज देखने को मिला। मोदी वहां से रवाना होने से पहले राजपथ पर पहुंचे और लोगों के बीच जाकर उनसे मिले। आज देश का 66वां गणतंत्र दिवस राजपथ पर धूमधाम के साथ मनाया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा इस पूरे आयोजन के गवाह बने। आज के कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 9:30 बजे हुई, जब रक्षा मंत्री मनोहर पार्रिकर अमर जवान ज्योति पर देश के शहीदों को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। परंपरा के मुताबिक 9:37 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शहीदों को श्रद्धांजलि देने अमर जवान ज्योति पहुंचे, जिसके तुरंत बाद राष्ट्रपति का काफिला रायसीन हिल से राजपथ के लिए सुबह 9:42 पर निकला। प्रधानमंत्री का काफिला भी शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद राजपथ की ओर रवाना हो गया। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के राजपथ पर पहुंचने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा भी राजपथ पहुंचे। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री और विभागों की झांकियां प्रदर्शित की गई, जिसमें देश की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर को रेखांकित किया गया। इसमें रेलवे विभाग, पीडब्ल्यूडी और कई और विभागों की झांकियां शामिल थी। इस बार ज्यादातर झांकियों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी परियोजना जनधन योजना, गंगा स्वच्छ भारत मिशन की छाप भी देखने को मिली, जिसमें बुलेट ट्रेन और मेक इन इंडिया को काफी प्रभावशाली तरीके से दिखाया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस समारोह के दौरान देश की सैन्य ताकत और सांस्कृतिक विरासत के प्रदर्शन को गर्व के साथ देखा। इस दौरान राजपथ पर 16 राज्यों की झांकियां प्रदर्शित की गई और ओबामा भारत की विविधताओं को देखकर दंग रह गए। इस दौरान राष्ट्रपति ने शहीदों के परिजनों को सम्मान दिया, जिसमें हाल ही में शहीद हुए नायक नीरज कुमार सिंह की पत्नी ने अशोक चक्र ग्रहण किया। तो वहीं शहीद मेजर मुकुंद वरदराजन की पत्नी ने भी राष्ट्रपति से अशोक चक्र ग्रहण किया। ये वो बहादुर जवान थे जिन्होंने लड़ते लड़ते अपनी जान देश के लिए कुर्बान कर दी। 66वें गणतंत्र दिवस पर ऐतिहासिक राजपथ पर अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और दुनिया ने भारत की सैन्य शक्ति और सांस्कृतिक विविधता की झांकी देखी। मेजर जहां थल और नौसेना के साथ देश की वायु शक्ति ने भी शानदार प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय रक्षा। वहीं इस बार गणतंत्र दिवस का मुख्य विषय महिला सशक्तिकरण और राजपथ पर मुख्य आकर्षक तीनों सेनाओं की महिला अधिकारियों का दस्ता रहा।
महिला अधिकारियों के दस्ते का विचार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया। The marching contingent of the Kumaon Regiment, led by Lieutenant Anish Chandran of 9 Kumaon, the highest decorated। इस दौरान माउंट एवरेस्ट पर महिला सैनिकों की टुकड़ी भी अपनी झलकियों में दिखाई दी। भारतीय सेना के लेजर संचालित T-90 भीष्म, बख्तरबंद, BMP 2T-72 का प्रदर्शन भी किया गया। गणतंत्र दिवस के इस खास मौके पर ब्रह्मोस मिसाइल का भी प्रदर्शन किया गया। भारतीय वायुसेना की झांकी में इस साल का थीम 1965 युद्ध की 50वीं वर्षगांठ रहा। तो गणतंत्र दिवस की परेड के भव्य समापन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने काफिले के साथ रवाना होने से पहले राजपथ पर पैदल चले। काफिले से उतरकर मोदी लोगों के बीच चले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजपथ पर करीब 400 मीटर पैदल चले और दोनों ओर मौजूद लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन किया। तो वहीं मोदी वहां मौजूद बच्चों के बीच भी चले गए और उनसे हाथ मिलाया। प्रधानमंत्री को अपने बीच पाकर बच्चे काफी खुश नजर आ रहे थे। मोदी ने राजपथ के किनारे कुछ महिलाओं से भी मुलाकात की। महिलाएं उनसे मिलकर काफी खुश नजर आ रही थी। ओबामा के रूप में पहली बार भारत के इस राष्ट्रीय पर्व के साक्षी बने अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ राजपथ से लेकर ऐतिहासिक लाल किले के दोनों ओर मौजूद रहे। देश विदेश के सैकड़ों गणमान्य लोगों और लाखों आम नागरिकों ने बेहद खुशगवार माहौल में देश की सैन्य ताकत और सांस्कृतिक विरासत के प्रदर्शन को गर्व के साथ देखा। राजपथ से लाल किले तक मानो देश के गौरव की गाथा लिखी गई थी। सुरक्षा के लिए अभूतपूर्व व्यवस्था थी, लेकिन इस दौरान लोगों के उत्साह में कोई कमी नजर नहीं आई। ब्यूरो रिपोर्ट, गुलिस्तान न्यूज। तो एक लिहाज से देखा जाए तो ये गणतंत्र दिवस कई मायनों में ऐतिहासिक रहा और कई मायनों में खास भी रहा। ये एक ऐसा गणतंत्र दिवस रहा, एक ऐसा आयोजन जो शायद आने वाले कई सालों तक इस देश को और साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा को भी याद रहेंगे। जी हां, आज कुछ ऐसा ही देखने को मिला जब अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा हमारे देश की संस्कृति को देखकर काफी हैरान नजर आए और उन्होंने देखा कि आखिर क्यों भारत को अखंडता में एकता का देश कहा जाता है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना विजन भी पूरे देश भर के सामने रखा। उन्होंने बताया कि किस तरह से मेक इन इंडिया और जनधन योजना के सहारे देश के विकास को आगे बढ़ाया जा सकता है और साथ ही जो खास थीम रही वो थी नारी शक्ति। जी हां, महिलाओं को बराबरी का दर्जा देना, उन्हें सम्मान और उतना ही हक देना जितना एक पुरुष को पूरे समाज में मिला हुआ है। ये एक अच्छी सोच आज पूरे दिन भर के आयोजन में देखने को मिली और शायद यही कारण रहा कि तीनों सेनाओं की जो महिला टुकड़ी थी उन्होंने भी परेड में हिस्सा लिया और देश का गौरव बढ़ाया। तो चलिए एक बार हम जुड़ते हैं न्यूज रूम से। मेरे सहयोगी गीत उदय मेरे साथ में बनी हुई है। गीत से जानने की कोशिश करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरह का विजन यहां पर रखा और महिलाओं को खासतौर पर जो एक सम्मान मिला है, महिलाओं को जो आगे बढ़ने का एक प्लेटफॉर्म यहां पर मुहैया कराया, उसका आने वाले कई सालों पर क्या असर पड़ेगा। गीत, अगर आज के आयोजन की बात की जाए, क्योंकि भव्य आयोजन था, कई मायनों में ये ऐतिहासिक रहा, लेकिन अगर महिला शक्ति की बात की जाए तो क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार महिला शक्ति पर खासतौर पर फोकस करते हैं और अपने भाषणों के दौरान भी इस बात का जिक्र किया हुआ है, ऐसे में आज का जो आयोजन है और जो सोच है, इसमें कितना परिवर्तन हमें देखने को मिलेगा कि आने वाले समय में क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। बिल्कुल अभिषेक, सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगी कि आज का दिन वाकई में बड़ा खास दिन था और आज पूरे देश ने 66वां गणतंत्र दिवस मनाया और खास दिन इसलिए भी था क्योंकि आज जो दुनिया के सबसे जो मजबूत देश और सबसे शक्तिशाली देश है अमेरिका, उसके प्रेसिडेंट ने यानी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भारत की धरती पर आकर भारत का और ज्यादा गौरव बढ़ाया है। उन्होंने गणतंत्र दिवस पर शिरकत की और इस दौरान अगर हम सबसे पहले अगर बात करें दर्शकों की, तो हजारों की संख्या में लोग उमड़े पड़े थे आज राजपथ पर भी और लोग जोर जोर से मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे। और अगर बराक ओबामा की बात करें तो बराक ओबामा की झलक पाने के लिए वो भी बड़े बेताब थे और हाथों में उन्होंने तख्तियां पकड़ी हुई थी, वी लव ओबामा नाम की तरह की तख्तियां पकड़ी हुई थी। और कुल मिलाकर देखा जाए तो ये जो 66वां गणतंत्र दिवस रहा है वो अपने आप में वाकई बड़ा खास रहा है क्योंकि जो राजपथ पे जो झलकियां देखने को मिली हैं पूरे दिन आज हम टीवी चैनल्स पे भी देखते
रहे कि 25 झांकियां निकाली गई हैं, जिनमें से 9 मंत्रालयों की झांकियां थी। और जो 9 मंत्रालय की झांकियां थी उसमें नरेंद्र मोदी का कहीं ना कहीं हमें विजन देखने को मिला है, क्योंकि इनमें से कुछ विजन तो ऐसे जो पहले ही वो देश में वो इनको चला चुके हैं, लेकिन आने वाले दिनों में उन्होंने जो एक इंडिकेशन दिया है कि वो आने वाले दिनों में भारत को और भी ज्यादा इस तरह की योजनाएं देने वाले हैं। अगर हम बात करें इन झांकियों की, तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे मेक इन इंडिया की, मेक इन इंडिया को बड़े ही अच्छे तरीके से दिखाया गया। मशीनों का एक शेर बनाया हुआ था, जो अपने में वाकई बड़ी अच्छी बात है, जिसे देखते ही वो मुख्य आकर्षण बना हुआ था। इसके अलावा अगर हम बात करें नरेंद्र मोदी के दूसरे विजन्स की, तो जनधन योजना का भी वहां पर हमें झलकी देखने को मिली। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस तरह का भी हमें झलकी देखने को मिली, जो अभी बीते कुछ दिनों पहले इस तरह का आयोजन उन्होंने निकाला था और इसका शुभारंभ भी किया। लेकिन उसके बाद अगर अब बात करें महिला सशक्तिकरण की, तो इस बार जो परेड की थीम थी वो महिला सशक्तिकरण ही थी। और मोदी का ही आइडिया था कि वो चाहते थे कि जो भी दस्ता परेड करे उसमें महिलाएं शामिल हो। और हम बात करें अगर वायुसेना की, थल सेना की या फिर नौसेना की, तो तीनों ही दस्तों के जो नेतृत्व किया वो महिलाओं ने किया। अगर हम बात करें नौसेना की, तो दिव्या थी, जिन्होंने कैप्टन दिव्या ने इस नौसेना का वो किया, इसको नेतृत्व किया। और उसके बाद अगर हम बात करें नौसेना की, और इससे पहले जब बराक ओबामा रविवार को पहुंचे थे, उन्होंने देश की धरती पर कदम रखा था, तो गार्ड ऑफ ऑनर उन्हें दिया गया। और तब भी जो थी कमांडर हैं पूजा ठाकुर, उन्होंने इसका नेतृत्व किया। और उसके बाद उन्होंने कहीं ना कहीं ये दर्शाया गया है कि महिला सशक्तिकरण जो थीम दिया गया वो अपने आप में वाकई बड़ा खास था, जिससे देश का गौरव तो बड़ा ही बड़ा, साथ में महिलाओं का गौरव भी बहुत बड़ा है। बिल्कुल, और पूरे देश भर के लिए एक सम्मान की बात है गीत। लेकिन इस दौरान हम यहाँ पर जानना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से महिलाओं ने शिरकत की और एक महिला टुकड़ी को इस परेड में शामिल किया गया, इतिहास में पहली बार है। और साथ ही साथ इस बात की घोषणा भी की गई है कि जो नौसेना है, अब से जो युद्ध बेड़े हैं, जो जो जंगी दस्ते हैं, उसमें महिला जो सैनिक हैं उन्हें भी शामिल किया जाएगा, जो एक अपने आप में ऐतिहासिक और एक बड़ा बदलाव है गीत। जी बिल्कुल, क्योंकि जब युद्ध बेड़े इस तरह के होते तो आमतौर पर हम देखते हैं कि पुरुषों को ही ज्यादा भेजा जाता है, लेकिन इस बार जब वायुसेना, थल सेना, नौसेना की बात करी जाए तो परेड में ये तीनों ही दस्ते शामिल हुए थे। और जब ये दस्ता निकल रहा था, जब तो दर्शक दीर्घा में बैठी हुई जो विकास मंत्री, मानव संसाधन और विकास मंत्री स्मृति ईरानी है, उन्होंने खड़े होकर उन्हें सलामी दी। और इस तरीके से देखा जाए तो महिलाओं का जो काफी अभिनंदन किया गया है। लेकिन अगर हम बात करें युद्धों की, तो इस बार अब जब पुरुष युद्ध लड़ने के लिए जाते तो वहीं कहीं ना कहीं महिलाएं भी युद्ध करती हुई नजर आएंगी। जी बिल्कुल, जो एक संदेश है कि महिलाएं किसी भी जो क्षेत्र है उसमें पीछे नहीं। गीत, जब ये आयोजन शुरू हुआ तो उस वक्त मौसम को लेकर के भी कुछ थोड़ी बहुत दिक्कतें थी, यहाँ पर कोहरा था और बारिश के चलते थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ। लेकिन इस दौरान, क्योंकि आप वहां पर थी उस वक्त, यहाँ पर लोगों में किस तरह का जोश था? आपने बातचीत की, वहां पर लोगों में किस तरह का उत्साह था गीत उस वक्त? अभिषेक, जब बराक ओबामा ने कदम रखा, भारत में कदम रखा, तभी काफी जो शेड्यूल था वो काफी गड़बड़ा गया था। सो जो टाइम रखा गया था उसके अकॉर्डिंगली सब कुछ नहीं चल पाया था। बहुत ही घंटों का फर्क आया, यहाँ पे मिनटों का फर्क है। उसी तरीके से आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। जो शेड्यूल टाइम था उसके अकॉर्डिंगली सब कुछ हुआ, लेकिन फिर भी जो हल्की बूंदा बारिश हुई है उसने खलल डालने की पूरी कोशिश की। लेकिन फिर भी चाहे वो दर्शक हो, चाहे वो झलकियों का प्रोग्राम हो, कोई भी कार्यक्रम हो, आज जिस तरह के कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया है राजपथ पर, उसमें किसी भी तरह का हमें जो है हमें कहीं ना कहीं से कोई जो सिक्योरिटी या फिर जो कहीं ना कहीं से लूज पॉइंट हमें देखने को नहीं मिला है। क्योंकि जो उत्साह बना हुआ था गणतंत्र दिवस को लेकर, वो एज इट इज तब भी बना हुआ था, चाहे वो बारिश ने खलल डाला हो, चाहे वो कोई और भी प्रॉब्लम क्यों ना हो। जी बिल्कुल, और जब देश की बात है, जब देश के गौरव की बात है, तो ये सब छोटी मोटी चीजों पर लोगों का ध्यान नहीं जाता। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और साथ ही तमाम जानकारी देने के लिए गीत। तो देश ने दिखा दिया है कि आखिर इस भारत को शक्ति और उभरती हुई शक्ति क्यों कहा जाता है। तो वहीं भारत और अमेरिका ने रविवार को परमाणु समझौते पर एक सफलता हासिल कर ली है। जी हां, दोनों ही देशों के बीच इस समझौते पर 2008 में हस्ताक्षर हुए थे। इसके साथ ही देश के ऊर्जा क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग का मार्ग भी प्रशस्त हो गया है। साथ ही साथ भारत ने अजमेर, इलाहाबाद और विशाखापट्टनम को स्मार्ट सिटी के तौर पर विकास करने के लिए अमेरिका के साथ 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। सरकार का कहना है कि समझौतों से देश में इस तरह के शहरों में निर्माण में एक महत्वपूर्ण योगदान भी मिलेगा।
भारत और अमेरिका के करीबी रिश्ते दोनों देशों के हित में हैं। भारत को जहां अमेरिका से उच्च तकनीक सहयोग और औद्योगिक निवेश की जरूरत है, तो ये अमेरिका अपने उद्योग जगत को नए अवसर प्रदान करने के लिए भारत की सहायता चाहता है। ऊर्जा एक ऐसा मुख्य क्षेत्र है जिसमें भारत अमेरिका में सहयोग चाहता है। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर है, जहां यात्रा के पहले दिन दोनों देशों के प्रमुखों के बीच मुलाकात हुई। इस मुलाकात में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और नरेंद्र मोदी सरकार के बीच कई महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं। दोनों ही देशों ने परमाणु समझौतों पर गतिरोध भी दूर कर लिए। In the last few months, I see new excitement and confidence in this relationship. I see renewed energy in our engagement. Thank you for your leadership and for setting the tone last September when I visited White House. The civil nuclear agreement was the centerpiece of our transformed relationship, which demonstrated new trust. It also created a new economic opportunities and expanded our option for clean energy. In the course of the past 4 months, we have worked with a sense of purpose to move it forward. I am pleased that 6 years after we signed our bilateral agreement, we are moving towards commercial cooperation. Consistent with our law, our international legal obligations, and technical and commercial viability. अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की भारत यात्रा कई तरह से अभूतपूर्व है। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष ने अपने कार्यकाल के दौरान दूसरी बार भारत की यात्रा की हो। ये भी पहली बार हुआ है कि कोई अमेरिकी राष्ट्रपति भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद हुए हों। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार भारत और अमेरिका के संबंधों को नई दिशा देने की कोशिश की गई। Mr. President, we are honored that you accepted our invitation to be the chief guest of our Republic Day. And I know how busy you are. It is special because on this day, we celebrate the values shared by the world's 2 largest democracies. We are also the first United States President to visit India twice in office. It reflects the transformation in our relationship. It shows your deep personal commitment to this partnership. It tells us that our 2 nations are prepared to step forward firmly to accept the responsibility of this global partnership for our 2 countries and for shaping the character of this century. प्रोटोकॉल तोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओबामा दंपत्ति की अगवानी करने खुद हवाई अड्डे पर पहुंचे। इसी में संदेश छुपा था कि यात्रा कुछ अलग किस्म की है। भारत ने ठान ली कि वह अमेरिका के साथ संबंधों को हर कीमत पर एक नई ऊंचाई तक ले जाना चाहता है और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही संभव है, क्योंकि इस समय सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार दोनों में ही उसका वर्चस्व है। ओबामा की तरह वो भी अपेक्षाकृत युवा हैं, जिस कांग्रेस का देश पर लंबे समय तक शासन रहा, जिसने भारत की विदेश नीति को ढाला, उसके साथ उनका कोई रिश्ता नहीं रहा। इसलिए उनके सामने अतीत का बोझ ढोने की मजबूरी भी नहीं। ये कोई सामान्य बात नहीं है कि अब भारत के प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति के बीच 24 घंटे हॉटलाइन हुआ करेगी, जिस पर वे जब चाहे एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं। ऐसा ही हॉटलाइन दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के बीच स्थापित की जाएगी। मोदी और ओबामा के बीच इस बात पर सहमति भी बन चुकी है कि परमाणु संयंत्र में दुर्घटना होने पर जिस अमेरिकी कंपनी या कंपनियों ने उपकरण सप्लाई किया था, उसकी जवाबदेही बहुत कम कर दी गई है। पिछले 8 साल में इसी एक मुद्दे पर गतिरोध बना हुआ था, जिसके कारण भारत और अमेरिका के साथ हुए परमाणु करार के कारण किसी भी तरह की सुविधा नहीं मिल पा रही थी।
अब इसी गतिरोध को भी खत्म कर दिया गया है। नरेंद्र मोदी की सरकार एक बीमा फंड बनाएगी जिसके तहत मुआवजे की राशि दी जाएगी। यानी अमेरिकी कंपनियों की जवाबदेही एक तरह से खत्म कर दी गई है। इसके अलावा अमेरिका भारत के 3 शहरों को स्मार्ट सिटी में बदलने के लिए आर्थिक और तकनीकी सहायता देने के लिए तैयार है। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, राजस्थान के अजमेर और आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम को अमेरिकी सहयोग से विकसित किया जाएगा। इस उद्देश्य से अमेरिका की ट्रेड और विकास एजेंसियां USTDA इन तीनों ही राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ समझौते किए जाएंगे। समझौते के मुताबिक अमेरिकी एजेंसी इन तीनों शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए सभी तरह से जरूरी सहयोग देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी समझौते का स्वागत किया है। आपको बता दें कि एनडीए सरकार ने देश में 100 स्मार्ट सिटी बनाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। इसके लिए चीन, ऑस्ट्रेलिया, जापान सहित तमाम देशों से सहायता ली जा रही है। माना जा रहा है कि स्मार्ट सिटी में बदलने से इन शहरों में न सिर्फ हर तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति सुधरेगी बल्कि लोगों के जीवन स्तर भी बेहतर होगा। तो वहीं अमेरिका की दिलचस्पी भारत के साथ आर्थिक और व्यापारिक संबंध में है। भारत एक बहुत बड़ा बाजार है और विश्व की तेजी के साथ उभर रही अर्थव्यवस्थाओं में गिना जाता है। भारत भी चाहता है कि अमेरिकी कंपनियां यहां अधिक पूंजी लगाएं। इसे ध्यान में रखते हुए मोदी और ओबामा की मुलाकात के दौरान निवेश संबंधित संधि पर सहमति बनने की भी खबर मिली। भारत की अर्थव्यवस्था स्थिर नहीं है, इसलिए अमेरिकी कंपनियां यहां पैसा लगाने में रुचि रखती हैं, बशर्ते उन्हें अपने निवेश की सुरक्षा और उस पर नियमित आमदनी होने का भरोसा हो। लगता है मोदी यह भरोसा दिलाने में सफल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुलिस्तान न्यूज। तो जिस तरह का आभार व्हाइट हाउस की तरफ से और खुद राष्ट्रपति बराक ओबामा की तरफ से दिया गया, उससे साफ जाहिर होता है कि दोनों देशों के बीच आने वाले दिनों में संबंध और भी ज्यादा मजबूत होने वाले हैं। और जिस तरह से आदान प्रदान की जो शैली अपनाने की कोशिश यहां पर प्रधानमंत्री की तरफ से की जा रही है कि जो अच्छी चीजें हैं, जो बेहतर तकनीक है, वो आपस में शेयर की जाए और दोनों देशों को इससे फायदा होगा, इसमें कोई शक नहीं। और खासतौर पर डिफेंस की बात की जाए, डिफेंस या फिर आईटी टेक्नोलॉजी की बात की जाए और साथ ही साथ स्मार्ट सिटीज बनाने की जो योजना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उसको भी काफी मजबूती हुई नजर यहां पर मजबूती मिलती हुई नजर आएगी। लेकिन रक्षा के क्षेत्र में इसका कितना असर पड़ता है, ये जानने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त जुड़े हैं रक्षा विशेषज्ञ रंजीत रॉय साहब। रंजीत साहब, बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आपको गुलिस्तान न्यूज में। हाँ जी रंजीत जी, ये जानना चाहूंगा जिस तरह से एटमी डील जो कि रुकी हुई थी पिछले साल बारे में पूछा। जी रंजीत जी, यहाँ पिछले 7 सालों से जिस तरह से एटमी डील रुकी हुई थी यहाँ पर और एक बार फिर से उसे गति मिलने की उम्मीद है यहाँ पर, भारत के लिहाज से देखें तो कितना फायदेमंद ये दौरा रहेगा राष्ट्रपति बराक ओबामा का? रंजीत जी, सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी, हाँ बिल्कुल, आपने रक्षा के बारे में पूछा। जी बिल्कुल। पहले तो ये मैं बोल सकता हूँ कि मोदी साहब ने, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बहुत हिम्मत दिखाई है। काफी चीजें उन्होंने टेबल पे लगा दी जी। प्रेसिडेंट ओबामा इधर आए थे, आपने सीधा बोला एक बड़ा बाजार है, $10 बिलियन या $9.5 बिलियन के उनके हथियार इधर बिक गए हैं। आज उन्होंने कुछ देखा रिपब्लिक डे परेड पे, वो और चाहते हैं अब मेक इन इंडिया में कहेंगे, इंडिया में भी बनाएंगे। और न्यूक्लियर डील को इसकी आगे दे दिया है। उम्मीद है कि उनको न्यूक्लियर मिले, लेकिन उसमें समय लगेगा क्योंकि पूरा तय नहीं हुआ है। क्लाइमेट चेंज में कुछ ज्यादा नहीं हुआ बिकॉज चीन और अमेरिका के बीच में कुछ संबंध है उसके बारे में। अब रक्षा की बात आ गई जी। अभी ये बहुत नाजुक था कि जो प्रेसिडेंट ओबामा थे, उन्होंने को जो प्रश्न पूछा किसी अमेरिकन रिपोर्टर ने रक्षा के बारे में, यूक्रेन के बारे में, ये थोड़ा अनडिप्लोमेटिक लगा मुझे और उन्होंने बहुत लंबा उत्तर दिया ओबामा साहब ने। ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ये तरकीब चलती है। हमें बहुत अच्छा संबंध होना चाहिए रक्षा के साथ, क्योंकि हमारी जो आर्म फोर्सेस है, सेना है, वो अभी तक 70% स्पेयर्स के लिए नेवी के न्यूक्लियर सबमरीन्स उनके साथ जुड़े हुए हैं। जी रंजीत जी, यही जी बिल्कुल बिल्कुल यहीं पर सबसे खास बात है, क्योंकि जी बिल्कुल बातें उनको सोचनी पड़ेगी। जी पुतिन साहब आए थे, उनके डिफेंस मिनिस्टर शोगु आए थे, उनको आश्वासन दिया कि हम आपके साथ संबंध रखेंगे। तो ये समय से पता चलेगा, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बड़ी बहादुरी दिखाई है
हमें पूंजी चाहिए अमेरिका के साथ। रंजीत जी, यहाँ पर सवाल ही तो यहाँ पर ये उठता है क्योंकि मुख्य तौर पर देखें तो रूस भारत का एक अच्छा देश है यहाँ, लेकिन अब अमेरिका और रूस में जिस तरह के मतभेद हैं, ऐसे में वो नाजुक धागा वो मेंटेन करने की कोशिश यहाँ पर की है कि जो मुख्य तौर से आपका जो दोस्त है रशिया, जो आपका दोस्त है, जो आपका साथी है, उसमें कहीं ना कहीं नाराजगी ना आए और जो पड़ोसी देश हैं उनमें एक अच्छा मैसेज जाए यहाँ पर इस पूरे दौरे का। नहीं, देखिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी की प्लान जो होगी, इसमें कुछ होगा तरकीब रशिया को खुश रखने के लिए। बिल्कुल, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर जो पड़ोसी देश है, जो पाकिस्तान है, जो चीन है, जो लगातार भारत पर अपने बॉर्डर्स के थ्रू डोमिनेशन डालने की कोशिश करते हैं, उनमें क्या संदेश जाएगा रंजीत जी? नहीं, वो संदेश तो अमेरिका ने दिया है पाकिस्तान को। बिल्कुल, हाँ, उन्होंने बोला वो जमातुल्लाह LET को बैन कीजिए, लेकिन पाकिस्तान में भी बहुत तरकीब की, उन्होंने उनके फंड्स बैन किए हैं, लेकिन वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को नहीं बैन किया अभी तक। लेकिन ताज्जुब की बात है, तालिबान की बात किसी ने नहीं की। बिल्कुल, क्योंकि लग रहा है, और विलियम डैरम्पल मिले थे जो जयपुर में, उन्होंने कहा पाकिस्तान और तालिबान अफगानिस्तान में कंट्रोल लेगा। किस हिसाब से अभी तक उनको पक्का नहीं था, तो लेकिन इस पूरी दौरान में एक भी दफा तालिबान की बात नहीं हुई। ये बड़ी गजब की बात है। बाकी पूंजी की बात हुई, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात हुई, क्लाइमेट चेंज की बात हुई, हैरानी भरा ये पूरा है। लेकिन रंजीत जी, एशिया पैसिफिक जी बिल्कुल, राय साहब, यहाँ पर क्या लगता है, क्योंकि जो न्यूक्लियर डील है वो 2008 के बाद में रुक सी गई थी यहाँ पर, और अमेरिका ने यहाँ पर शर्त रखी थी कि जो वेपन्स या फिर जो टेक्निक वो देते हैं वो इसे इंस्पेक्ट करना चाहेंगे, लेकिन भारत ने इस बात से आपत्ति जाहिर की थी। लेकिन कुछ ऐसी शर्त अगर फिर से रखता है यहाँ पर, तो भारत का रवैया यहाँ पर क्या होगा? क्या ये मानी जाएगी या फिर इससे जो प्रगति है वो कैसे मिलेगी, गति कैसे मिलेगी? नहीं, आप जॉइंट स्टेटमेंट पढ़े हैं तो हम 1,500 करोड़ तैयारी करेंगे, इसका 1,500 करोड़ लायबिलिटी के लिए, और आगे बढ़ के बातचीत चलेगी कि जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है उससे हम सहमत हैं। पहली दफा प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनकी गवर्नमेंट जो अभी फुल पावर में है पार्लियामेंट में, बिल्कुल, मनमोहन सिंह साहब की गवर्नमेंट पावर में नहीं थी। आपको तो पता है कैसे ये न्यूक्लियर डील पार्लियामेंट में गई, उसमें कुछ पार्लियामेंट पे खूब गफला हुआ पैसों के बारे में, कहां से वो पैसे आ गए पार्लियामेंट में। तो इन्होंने हिम्मत दिखाई है, और न्यूक्लियर डील अमेरिका को भी चाहिए। हाँ, रशिया नहीं तो हमने कुछ उनको बोला है कि और कुंडकुलम जैसे पावर प्लांट हम लेंगे। तो ये बात है कि न्यूक्लियर डील अभी तक पूरी पक्की नहीं हुई। जी बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले दिनों में जो पहल है यहाँ पर, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई है पहल, एक सफल अंजाम तक यहाँ पर पहुंचे और भारत को इससे ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए रंजीत साहब। तो यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि जो IT और रक्षा जैसे जो क्षेत्र हैं, जो महत्वपूर्ण एक रीढ़ कहे जाते हैं पूरे देश की, उन्हें मजबूत बनाने की, आपसी योगदान के तहत उन्हें मजबूत बनाने की कोशिश यहां पर की जा रही है। तो अब आपको अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की वो स्पीच सुनाते हैं जिसमें वो भारत और अमेरिका के बीच हुए समझौते के बारे में बात कर रहे हैं और कैसे उन्होंने अपनी स्पीच को हिंदी में नमस्ते कहते हुए शुरू किया। नमस्ते। थैंक यू प्राइम मिनिस्टर मोदी फॉर दोज वेरी जनरस वर्ड्स। आई वांट टू एक्सप्रेस माय प्रोफाउंड ग्रेटिट्यूड टू नॉट ओनली यू बट द पीपल ऑफ इंडिया for the incredible hospitality that has been shown to me and Michelle. We are thrilled to be back in India. Mera pyar bara namaskar. Mr. Prime Minister, thank you for the invitation to join the people of India on Republic Day. I am honored to be the first American president to attend this celebration, as well as the first president to visit India twice. And this reflects my commitment since the beginning of my presidency to deepen our ties with India. I'm pleased to be joined by members of my administration, as well as members of Congress and business leaders from the United States, all who believe that a strong relationship with India is critical for America's success in the 21st century. As two great democracies, two innovative economies, two societies dedicated to the empowerment of our people, including millions of
Indian Americans, we are natural partners. When I addressed your Parliament on my last visit, I laid out my vision for how India and the United States could build a defining partnership for the 21st century. And since then, we've made significant progress. Our trade has increased. Our militaries exercise together more. We're cooperating on key global challenges, from nuclear proliferation to global health. And Mr. Prime Minister, your election and your strong personal commitment to the India-U.S. relationship gives us an opportunity to further energize these efforts. I was proud to welcome you to the White House last fall. Your reputation preceded you. As many of you know, in New York, the Prime Minister appeared in Madison Square Garden and was greeted like a Bollywood star. And it was, I think, a signal of the deep friendship between our peoples as well as our close ties that we are working to expand even further. At the White House, we agreed to take this partnership to a new level. We advanced that work today. Prime Minister Modi, thank you for hosting me, including our Chai Pe Churcha. We need more of those in the White House. But even as this visit is rich with symbolism, we made substantive progress. Prime Minister has already indicated the United States and India have declared a new declaration of friendship that elevates and formalizes our partnership. And not only is it grounded in the values we share, but it commits us to more regular meetings at the leaders level and sets up frequent consultations across our government. We agreed that our trade and economic partnerships must focus on improving the daily lives of our people. Prime Minister Modi described for me his ambitious efforts to empower rural Indians with bank accounts and to ensure clean water and clean air for the Indian people. And we want to be partners in this effort. In the last few years, trade between our two countries has increased by some 60% toward a record $100 billion. We want to trade even more. So we welcome the reforms that the Prime Minister is pursuing to make it easier to do business here in India. Today we achieved a breakthrough understanding on two issues that were holding up our ability to advance our civil nuclear cooperation, and we're committed to moving towards full implementation. And this is an important step that shows how we can work together to elevate our relationship. We also, as the Prime Minister noted, agreed to resume discussions about a possible bilateral investment treaty. And we will continue to pursue export reforms so that we can advance more high-tech collaborations with India. तो आभार व्यक्त किया यहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने। जिस तरह का सम्मान और जिस तरह का आयोजन यहां पर किया गया था उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया उनकी तरफ से कहा गया। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं कि राजपथ पर किस तरह से कई राज्यों की झांकियां देखने को मिली, जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजनाओं जैसे मेक इन इंडिया और स्वच्छ भारत अभियान और गंगा स्वच्छ अभियान की झलक देखने को मिली। आंध्र प्रदेश सागरीय संपदा से समृद्ध इलायची के स्वाद से तो सभी परिचित हैं। अब इसके बाद मन हो रहा है जम्मू कश्मीर की मनभावन झांकी का, जो यहाँ के लोक नृत्यों पर आधारित है। कश्मीर के रौफ, लद्दाख के फूल नृत्य और जम्मू के कुक्कड़ नृत्य को दर्शाती ये झांकी। Shiva
राजपथ पर हरियाणा राज्य की झांकी। Strength of rural India, the power. We view the world. The message is clear. India has the strength of purpose, resources, partnerships, and the momentum required to Presented by the Ministry of Panchayati Raj. तो चलिए अब आपको वो नजारा दिखाते हैं जब भारत ने अपने 66वें गणतंत्र दिवस पर अपनी आन बान और शान कही जाने वाली सैन्य शक्ति का शानदार प्रदर्शन किया। सतत अभ्यास, कठिन परिश्रम और जोखिम के ये कारनामे कल्पना से वास्तविकता में बदलते हुए। And the Hercules formation, comprising 3C-130J Super Hercules aircraft in a Vic formation, flying at a speed of 300 kilometers an hour, led by Group Captain Tejveer Singh, and the other two aircraft captained by Wing Commander Kunal Kala and Wing Commander Siddha Bathula Gopi Mohan. आसमान में ओझल होते हुए हरकुलिस फॉर्मेशन के विमान के साथ प्रतीक्षा करने के बाद आगमन होता हुआ P-81 विमान को दो अन्य MiG-29 विमानों के साथ हम देख सकते हैं पोसाइडन फॉर्मेशन में। ये विमान जमीन से 330 मीटर की ऊंचाई पर उड़ा। That was the Poseidon formation. सब इंस्पेक्टर अवधेश कुमार। And this is the ladder formation, ladder balancing. Not easy to balance on a ladder without support of ground, but you see it. राष्ट्रीय सौहार्द का परिचय देती हार्मोनी फॉर्मेशन। एक मोटरसाइकिल पर 4 जांबाज एकता का संदेश देते हुए। And this is Jambaz under the command of Constable Arjun Singh. Confidence, concentration, coordination. और ये पीकॉक मोर की आकृति बनाते हुए 7 जांबाज। And right behind the peacock riding under Constable Jaskaran Singh, 6 Jambaz showing acrobat formation. पैरेलल बार फॉर्मेशन, आरक्षक अशोक दीक्षित की कमान में। This is the BSF 3. 11 members on one motorcycle. The event is led by Constable P.K. Mishra. और जैगुआर की भव्य फॉर्मेशन, 21 जांबाज 3 मोटरसाइकिलों पर उड़ते हुए जैगुआर विमान जैसी। तो वाकई एक ऐसा लम्हा, एक ऐसा समय जिस पर शायद हर हिंदुस्तानी, हर भारतीय को गर्व होता है कि वो उस देश का नागरिक है। और साथ ही ये पूरे देश भर के लिए एक सम्मान की बात है जब पूरी दुनिया आपके देश की तरफ इस तरह से नजरें टिका करके देखती है, जो कि पूरे देश भर में, पूरी दुनिया भर में हमारे नाम को और ज्यादा रोशन करती है।
लेकिन इस पे हिंदुस्तान का और हिंदुस्तान के संविधान का आखिर कितना महत्वपूर्ण योगदान है, ये शायद बहुत कम लोग जानते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि संविधान का निर्माण किस तरह से हुआ और कैसे ये हर एक हिंदुस्तानी को, हर एक नागरिक को एक सच्चा भारतीय नागरिक होने के अधिकार देता है। जाते जाते आपको छोड़े चलते हैं इस रिपोर्ट के साथ में। फिलहाल आज की पेशकश में इतना ही, मुझे दे इजाजत, नमस्कार। भारत राज्यों का एक संघ है। ये संसदीय प्रणाली की सरकार वाला एक स्वतंत्र, प्रभुसत्ता संपन्न, समाजवादी और लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। यह गणराज्य भारत के संविधान के अनुसार शासित है, जिसे संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को ग्रहण किया गया और जो 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में लाया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनकी कड़ी मशक्कत का नतीजा था संविधान का निर्माण, जिसमें उनकी एक अहम भूमिका रही थी। मगर यहाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाए गए इस कानून के सबसे बड़े दस्तावेज को लेकर कुछ सवाल अक्सर खड़े होते हैं। जिनके जवाब आज के समय में जानना काफी अहम है। और अगर इन सब के बीच कोई पूछे कि संविधान, ये नाम सुनते ही आपके दिलो दिमाग में क्या आता है? एक किताब जिसमें देश को चलाने के लिए कुछ नियम और कानून नियमबद्ध तरीके से अंकित किए गए हैं, या कुछ और? तो जवाब में शायद आपको यही सुनने को मिलेगा कि संविधान चंद नियम और कानूनों से सुसज्जित सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि वो दस्तावेज है जिसमें पूरे राष्ट्र को संगठित करने की क्षमता है। जी हाँ, 1166 दिन यानी 2 साल 11 महीने और 17 दिन में तैयार हुआ एक दस्तावेज, जिसे भारतीय संविधान के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर अंबेडकर द्वारा बनाया गया संविधान कई कारणों से खास है, और वो इसीलिए क्योंकि दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। बारह शेड्यूल और 395 आर्टिकल्स पर आधारित ये संविधान देश का वो अहम कानून है जिसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को उस वक्त हुई जब भारतवासियों के संघर्ष तले पनप रहे सपनों से बुने भारत को कलमबद्ध कर अधिनियमित किया जा रहा था। इसी के कारण आजादी की लड़ाई के दौरान ही हमारे संविधान को एक नियमित आकार देने की कोशिशें शुरू हो गई थी। राष्ट्रपति महोदय, सर, मैं ड्राफ्टिंग कमेटी द्वारा निश्चित की हुई संविधान की रूपरेखा को प्रस्तुत करता हूं और निवेदन करता हूं कि इस पर विचार किया जाए। राष्ट्रपति महोदय, सर, मैं इस सदन में उपस्थित उन लोगों में से एक हूं जो जानते हैं कि इस संविधान का मसौदा तैयार करने में
डॉक्टर अंबेडकर ने कितनी मेहनत और लगन खर्च की है। शायद सदन को पता हो कि उसके द्वारा मनोनीत 7 सदस्यों में से एक ने इस्तीफा दे दिया और उसकी जगह किसी और को नहीं लिया गया। एक सदस्य थे अमेरिका में, तो उनकी जगह भी खाली रही और एक और सदस्य अपने कुछ कामों में, राज्य के कामों में व्यस्त रहे, इसलिए उनकी जगह भी खाली रही। एक या 2 सदस्य दिल्ली के बाहर थे और शायद सेहत की वजह से शामिल न हो सके। वह संविधान को लेकर डॉक्टर अंबेडकर का कहना था कि संविधान कितना ही अच्छा क्यों ना हो, अंततः बुरा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग बुरे होंगे, और संविधान कितना ही बुरा क्यों ना हो, अंततः अच्छा ही साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग अच्छे होंगे। इसलिए जनता और उसके राजनीतिक दलों की भूमिका को संदर्भ में लाए बिना संविधान पर कोई भी निर्णय देना या कोई भी टिप्पणी करना व्यर्थ होगा। इसलिए आखिर में हुआ यूं कि मसौदा तैयार करने का सारा भार आ पड़ा डॉक्टर अंबेडकर पर, और मुझे कोई शक नहीं कि हम सब उनके अनुग्रहित हैं। मुझे जो भी श्रेय दिया जा रहा है वो मेरे अकेले का नहीं है। इसका कुछ हिस्सा जाता है सर BN राव को, जो कि हमारी इस सभा के संवैधानिक सलाहकार हैं, जिन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी के विचार करने के लिए संविधान का कच्चा मसौदा तैयार किया। इस श्रेय का कुछ हिस्सा उस ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्यों को भी जाना चाहिए। मैं यहां पर संविधान की अच्छाइयां गिनाने नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो अंततः बुरा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग बुरे होंगे, और संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो, वो अंततः अच्छा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग अच्छे होंगे। इसलिए जनता और उसके राजनीतिक दलों की भूमिका को संदर्भ में लाए बिना संविधान पर कोई भी निर्णय देना या कोई भी टिप्पणी करना मेरे विचार में व्यर्थ होगा। धन्यवाद। वहीं अगर इन सब चीजों और बातों को आजादी के संघर्ष और राजनीतिक क्रांति से मिले जुले असर का परिणाम कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। गौरतलब है कि भारतीय संविधान बीती 2 शताब्दियों में एक बात में कुछ अलग था, और वो इसीलिए क्योंकि संविधान को छोड़कर बाकी दस्तावेज साम्राज्यवादी शक्तियों द्वारा लोगों पर लादे गए थे। मगर गणतंत्र के संविधान को लोगों ने प्रभुता संपन्न संविधान सभाओं में आपसी सहमति और अपने प्रतिनिधियों द्वारा बनाया गया था। इससे पहले यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के संविधान को बने 100 साल से ज्यादा का समय बीत चुका था, और आयरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन के लिखित अलिखित संविधानों के अनुभव कहीं न कहीं भारतीय संविधान को एक सशक्त रूपरेखा प्रदान करने में काफी फायदेमंद साबित हुए, क्योंकि इन्हीं के अनुभव इस संविधान की रूपरेखा तैयार करने में सहायक बने। इन्हीं अनुभवों को साथ लेकर चलते हुए 9 दिसंबर 1946 से भारतीय संविधान के निर्माण की शुरुआत हुई। 2 साल 11 महीने और 17 दिन की कड़ी मेहनत और 284 प्रतिनिधियों के हस्ताक्षरों के बाद हमारे देश का संविधान अस्तित्व में आया। 42वें संविधान संशोधन के जरिए साम्राज्यवाद और पंथ निरपेक्षता के आदर्शों को जोड़कर इस लोकतंत्रात्मक गणराज्य के आधार को और भी बढ़ाया गया। वक्त बदला और इसी के साथ इसमें कई बदलाव आए। यही वो संविधान है जो देश का आधार है, यही हमें अधिकार देता है और यही केंद्र और प्रांतों की सरकारें भी बनाता है। या कहें कि इसके बिना ना तो सरकारी तंत्र है, ना ही पुलिस, ना कानून, ना शिक्षा, ना रोजगार। जी हाँ,
ये वही संविधान है जिसके बिना एक भारतीय नागरिक होने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मगर इन सब के बीच इस भागदौड़ की जिंदगी में अक्सर ये सवाल उठता है कि कानून बने होने के बावजूद एक आम इंसान आए दिन शोषण का शिकार क्यों होता है। यही वजह है कि सभी ऐसा होने का मूल कारण जानना चाहते हैं। मगर इन सब के बीच अगर कोई आपसे पूछे कि क्या इस आजाद भारत में एक आम इंसान को दिए गए 6 मूल अधिकारों से आप परिचित हैं, तो आप कहेंगे क्या वाकई आपको वो मूल अधिकार याद है? आखिर कौन कौन से हैं वो 6 मूल अधिकार जो आपकी स्वतंत्रता को दर्शाते हैं और आपकी सुरक्षा को ध्यान में रखकर रचे गए हैं? पहला अधिकार, समता का अधिकार। दूसरा, आजादी का अधिकार। तीसरा, शोषण के विरुद्ध आवाज उठाने का अधिकार। चौथा, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। छठा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यहां यह कहना गलत नहीं होगा कि नियमों को सिर्फ जानना ही काफी नहीं, बल्कि इनके प्रति जागरूक होना भी जरूरी है। जहां आम जनता के लिए ये कानून बनाए गए, वहीं किसी न किसी रूप में इन कानूनों की उल्लंघन भी होते रहे। इस कानून को बनाने वाले और इसकी रक्षा करने वाले दोनों ही इस देश में हैं। इन पर प्रहार करने वाले भी यही मौजूद हैं। मगर कहते हैं ना कि अपने हितों की रक्षा और उनकी सुरक्षा के लिए हर व्यक्ति स्वतंत्र है। तो वहीं इन सारे नागरिकों की सुरक्षा के कारणों को मद्देनजर रखते हुए बनी धारा 32, जो हर नागरिक को अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाने का अधिकार देती है, जिसके चलते न्यायालय से इंसाफ उनका सिर्फ मूल अधिकार नहीं बल्कि बुनियादी हक भी बन जाता है। और इसी के चलते न्यायालय का अधिकार है कि नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए वो हुक्म, आदेश या रिट जारी करे और सरकारी तंत्रों को उसका हुक्म मानना ही होगा। यहाँ ये जानने के बाद कहा जा सकता है कि भारतीय संविधान वो सशक्त शक्ति है जिसने अपने हर छोर में नियम, कानून, सरकारी तंत्र आदि को सहेज कर भारत को एक सुसंगठित देश के रूप में उभर कर सामने लाने में मदद की है। जी हाँ, यही है वो भारत का संविधान जिसने गुलाम और बिखरे हुए भारत को एक संगठित राष्ट्र बनाया। थोड़ा तो जगाए अपने दिलों में हम